नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। बताया गया कि सभी लोग अपने घर पर बैठे थे कि तभी आतंकियों ने वहां ग्रेनेड फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से बीजेपी नेता समेत 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता पर हमले की खबर सुनकर इलाके के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की नहीं सुनी और वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन बुरी तरह भड़के लोग उनके सामने भी हंगामा करते रहे। खबर है कि इस दौरान वहां जमकर तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि बाद में सभी को इलाज के लिए अंदर भेज दिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के उन जिलों में हो रहा है जहां से गंगा नदी होकर गुजरती है, जिनमें समस्तीपुर भी एक है। समस्तीपुर में ऐसे कई गांव हैं जो अब पानी में डूब चुके हैं। यहां तक कि सड़कों पर गंगा की लहरें पूरी ताकत से बहती हुई दिख रही हैं। जिस वक्त न्यूज 18 की टीम ऐसी ही एक सड़क पर मौजूद थी, अचानक एक साइकिल सवार लहरों के साथ बहता हुआ साइकिल के साथ ही सड़क से गिर गया। फौरन सड़क पर मौजूद लड़कों ने उसे बचा लिया, लेकिन इस तरह की तस्वीरें शहर में आम हैं। एक मोटरसाइकिल सवार पानी से लबालब एक सड़क पर निकल पड़ा। लहरों के बीच मोटरसाइकिल के चक्के आगे नहीं बढ़ पाए और लड़के की जान मुसीबत में फंस गई। पानी बाइक को एक तरफ खींचने लगा और काफी जोर लगाने के बाद आखिरकार लड़के की पकड़ भी ढीली हो गई। मोटरसाइकिल तो बह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि लड़के की जान बच गई। समस्तीपुर के गांव टापू बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। जबकि राजधानी पटना के भी रिहायशी इलाकों में अब गंगा का पानी पहुंचने लगा है। गंगा नदी पटना में खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से पटना के गांधी घाट पर लोगों के पैदल चलने की जगह, बैठने की जगह और आने जाने का रास्ता सब गायब है। घाट पर बने मंदिर तक पानी में डूबे हैं। हालांकि भगवान की पूजा करने लोग कई फीट तक के पानी के बीच से ही होकर मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। घाट पर बने सभी कमरे भी पानी में डूब चुके हैं। गंगा का पानी अब घाट के मेन गेट तक पहुंचने वाली सड़क तक पहुंच चुका है। गंगा के लगातार बढ़ते जल स्तर ने जहां कई निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं, वहीं अब गंगा निचले इलाकों से निकलकर शहरी इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। खतरे की बात यह है कि अगर इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो पटना के कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। इसके अलावा बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो नदियों का गुस्सा झेल रहे हैं। गंगा ही नहीं, राज्य में बहने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही, जिसकी वजह से राज्य का कैमूर जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में दिखने लगा है। कैमूर के कई गांव ऐसे हैं जो टापू में बदल गए हैं। गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। जिस सड़क पर पानी की लहरें दौड़ती दिख रही हैं, ये कोई सड़क नहीं बल्कि नदी पर बना एक पुल है। लेकिन अब नदी पुल के ऊपर से बह रही है। एक मोटरसाइकिल तक को भी एक छोर से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए कई लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ती है। बक्सर का हाल तो ऐसा है कि कई हाईवे तक पानी में डूबे हुए हैं। रिहायशी इलाकों में तो पानी इससे भी कहीं ज्यादा है, जबकि कटिहार के निचले इलाके भी पूरी तरह पानी में डूबे दिखने लगे हैं। सैकड़ों लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है। दूर दूर तक इलाके में केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक कार शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां लोग बेतहाशा भागते नजर आए। बताया गया कि ये आग बिल्डिंग में पहली मंजिल पर मौजूद एक कार शोरूम में लगी, जिससे इतना धुआं उठा कि उसने सारी बिल्डिंग को ही ढक दिया। इस हादसे को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे पुलिस ने वहां से अलग किया। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बनाते भी दिखे। दमकल विभाग के मुताबिक 6 फायर ब्रिगेड वहां तैनात की गई, लेकिन उस पूरी गली में इतना धुआं इकट्ठा हो गया कि आसपास की बिल्डिंगें भी धुंधली नजर आईं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बंद धार्मिक स्थल खुलवाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिरडी में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके लिए अच्छी खासी तादाद में वो शिरडी साई मंदिर के बाहर जुट गए और मंदिर खोलने की मांग सरकार के सामने रखी। पूरे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ढोल मंजीरे बजाकर साई मंत्र का जाप करते रहे। सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक शख्स ने अनोखी वेशभूषा में डांस भी किया।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्होंने सरकार को जगाने के लिए विरोध का ये तरीका अपनाया। मंदिर बंद होने के कारण यहाँ का अर्थकारण पूरी तरीके से ठप हो चुका है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर निशाने पर ले लिया। साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार को चेतावनी भी दे डाली। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए हम नियमों के साथ स्वयं जाएंगे, महाराष्ट्र की सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। इस प्रदर्शन के दौरान ये लोग बैनर और हाथों में तख्तियां लेकर पूरे इलाके में घूमे। उनके जरिए उन्होंने न केवल मंदिर खोलने की मांग रखी बल्कि राज्य सरकार का विरोध भी किया। इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश में कई शरणार्थी समंदर में फंस गए, जिनको बचाने के लिए ब्रिटेन ने अभियान चलाया। ये लोग फ्रांस से इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन पहुंचना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनकी नाव बीच समंदर में ही फंस गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उन्हें बचाने का अभियान शुरू किया गया। शरणार्थियों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर ब्रिटिश नौसेना का एक जहाज वहां पहुंचा और रेस्क्यू मिशन शुरू किया। इस दौरान एक छोटी नाव पानी में उतारी गई, जिसमें सवार जवान समंदर में हिचकोले खा रही शरणार्थियों की नाव तक पहुंचे और फिर उन्हें अपनी नाव में खींचना शुरू किया। एक एक कर सभी लोगों को जहाज में चढ़ा लिया गया। सभी को बचाने के बाद जहाज वहां से किनारे की तरफ रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ आतंकियों ने घात लगाकर बीएसएफ के काफिले पर हमला किया। हमला करने के बाद आतंकियों ने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने आतंकियों को भागने का मौका नहीं दिया और उन्हें घेर लिया। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान भी वहां पहुंच गए। कुछ जवान अपनी बंदूकें ताने पेड़ों की आड़ में खड़े हो गए, जबकि कुछ ने सड़क के किनारे मोर्चा संभाला। अटैक हुआ है बीएसएफ के कन्वॉय पे हुआ। थोड़ी ही देर में सुरक्षा बल के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हाईवे पर हुए हमले की वजह से जवानों ने तुरंत सड़क को भी बंद कर दिया। आप लोग इधर से साइड से जाएंगे, बचते हुए अपने आप को। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान के घायल होने की खबर भी सामने आई। लंदन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां क्लाइमेट चेंज पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक स्टंटमैन 23 मंजिला ऊंची इमारत पर चढ़ गया। जॉर्ज थॉमसन नाम के इस स्टंटमैन ने कुछ दिन पहले भी एक 36 मंजिला इमारत पर चढ़ाई की थी, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो एक बार फिर लंदन की मशहूर इमारत पर चढ़ने लगा। पहले वो उस ऊंची इमारत के नीचे पहुंचा और फिर इमारत के खंभों को पकड़कर चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वो इमारत पर चढ़ता चला गया। आधे घंटे के अंदर ही वो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे बिना किसी सुरक्षा इंतजाम इस तरह इमारत पर चढ़ते देख लोग भी हैरान रह गए। इमारत पर चढ़ने के बाद वो उसकी पतली सी रेलिंग पर भी चलता नजर आया। कुछ दूर तक ऊपर रहने के बाद वो फिर से नीचे उतर आया। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों को रफ्तार देने की योजना पर जल्द काम शुरू होने जा रहा है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने इन दोनों ही रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्लान बनाया है, ताकि दोनों ही रूटों पर सफर को 12 घंटे में पूरा किया जा सके। रेलवे के इस प्लान के तहत दोनों ही रूटों पर ट्रैक के दोनों तरफ खास तरह की बाड़ लगाई जाएगी। साथ ही अच्छी क्वालिटी की पटरियां बिछाने और ट्रेनों के ऊपर के बिजली के तारों को बदला जाएगा। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और ट्रैक की मरम्मत और जांच के लिए आधुनिक मशीनों और कैमरों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रेलवे की इस योजना पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसे साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 120 अवैध फार्म हाउस गिरा दिए गए फरीदाबाद में। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद के अरावली हिल्स इलाके में अवैध रूप से बने 120 फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल पर एक एक कर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले इनके मालिकों को नोटिस दिया गया था कि वो जंगल की जमीन पर बनाए गए इन फार्म हाउस को खुद तोड़ लें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ये कार्रवाई की गई। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चलना शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन का काम जो भी किया हुआ था उसे तुरंत उन्होंने गिरा दिया। अब मलबे में तब्दील हो चुके इन फार्म हाउस के मालिकों को प्रशासन की कार्रवाई का बिल चुकाने की चिंता है। तोड़फोड़ कर गए हैं, बिल तो बाद में भी भेज देते हैं। दिल्ली में 14 और 15 अगस्त को मेट्रो की पार्किंग में वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुरक्षा को देखते हुए ये रोक रहेगी। यूपी के मेरठ में पुलिस ने कबाड़ बेचने वाले 11 बड़े दुकानदारों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। अब इनमें कुछ आरोपियों की संपत्ति भी जल्द जब्त हो सकती है। आरोप है कि ये लोग दिल्ली एनसीआर से चोरी किए गए वाहनों को काटकर उन्हें बेच देते थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस ने कुछ डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापे मारे। आरोप है कि ये लोग पैसे लेकर गर्भ में पल रहे बच्चों के लिंग की जानकारी परिवार वालों को देते थे।
टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने मुंबई में सलमान खान से मुलाकात की। महाराष्ट्र के नांदेड़ से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। ये घटना एक दिन पहले हुई, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि रात के वक्त बीजेपी युवा मोर्चा के वो नेता किसी दुकान में बैठे थे। तभी दो नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी के बाद वो वहां से भाग निकले। बताया गया कि उनका एक साथी मोटरसाइकिल पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था, जिसके साथ वो वहां से फरार हुए। ये तो गनीमत रही कि इस हमले में नेता की जान बाल बाल बच गई। उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया के जंगलों में आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहां इससे इतनी तबाही मची कि 65 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं जो बच गए उनके सामने जिंदगी का संकट खड़ा हो गया। आग ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले ली, जिसकी तस्वीरों ने सबको डरा दिया। जंगल इतनी बुरी तरह जले कि कई किलोमीटर दूर तक आग को देखा गया। हर जगह धुआं ही धुआं नजर आया। इसके बाद जब आग ने रिहायशी इलाकों का रुख किया तो तबाही की तस्वीरें और भी खतरनाक हो गई। घर, दुकान, स्कूल और कारें इस आग की जद में आ गईं, जिसे दमकल विभाग की मदद से बुझाया गया। आबादी वाले इलाके में आग के पहुंचने से लोगों को घर तक छोड़ने पड़ गए और कई लोगों ने राहत कैंप का रुख किया, जहां खाने और जरूरत के सामान की व्यवस्था सरकार ने करवाई। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर पानी की बोतलें, कंबल और कपड़े लाए गए, ताकि जब तक आग पर काबू न पाया जाए तब तक लोगों को सुरक्षित जगह मिल सके। एक गोदाम में वॉलंटियर कतार में खड़े होकर सामान रखते नजर आए। दमकल विभाग के साथ शहर के लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए। ट्रॉली में भरकर आए लोगों ने पहाड़ी पर चढ़कर हालात का मुआयना किया और फिर मिट्टी, पानी और केमिकल के जरिए आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान कुछ लोग अपनी कार में खाने पीने की चीजें भी साथ लाए, ताकि आग बुझाने के दौरान अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो उन्हें इस्तेमाल कर लें। राजस्थान के कोटपुतली से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर ऑक्सीजन गैस से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद ऐसा नजारा दिखा मानो सड़क पर बादल उतर आए। बताया गया कि जयपुर से टोंक की तरफ जा रहे इस गैस टैंकर ने नियंत्रण खोया और डिवाइडर से टकराकर वो सड़क पर पलट गया, जिसके बाद उसमें मौजूद गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। इसके काफी देर तक वहां गाड़ियों की आवाजाही भी बंद दिखी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि टैंकर से गैस काफी देर तक रिसती रही। बाद में इसे बीच सड़क से हटाकर साइड में ले जाया गया, लेकिन गैस रिसाव तब भी नहीं रुका। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां धर्म परिवर्तन के आरोप में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने सरेआम एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी एक महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था, जिसकी खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान उसकी बेटी भी उसके साथ थी, जो अपने पिता को पिटता देख रोने लगी। हालांकि जल्द ही वहां पुलिस पहुंच गई और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उसे पीटते रहे। पुलिस ने किसी तरह उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। थाने पहुंचकर उस आदमी ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए वहां सुरक्षा बल के कई जवान तैनात कर दिए गए। रिलायंस फाउंडेशन ने देश के टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कोरोना वैक्सीन की 2.5 लाख डोज केरल सरकार को दी, जो ट्रकों में भरकर कोच्चि पहुंच गई। वैक्सीन की ये डोज राज्य सरकार को बिल्कुल मुफ्त दी गई, जिन्हें राज्य सरकार अपनी योजना के हिसाब से नागरिकों को लगा पाएगी। वैक्सीन खास तरह के बक्सों में रखकर लाई गई, ताकि कम तापमान बनाकर रखा जा सके। नीता अंबानी की अगुवाई में रिलायंस फाउंडेशन इससे पहले रिलायंस के 10 लाख कर्मचारियों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाने का अभियान शुरू कर चुकी है, जिसमें करीब 98% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। Given by Reliance Foundation to Government of Kerala, and here we are receiving it 2.5 lakhs vaccine, and as we can see our laborers are doing this with free of cost as a noble cause. So obviously these vaccines will help us in speeding it our vaccination campaign also. तुर्की के कस्तामोनू से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों के सिर से छत तक छिन गई। बताया गया कि इन हालात में 6 लोगों की मौत हो गई।
क्योंकि वहां बाढ़ से हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। कस्तामनु के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क को देखकर लगा ही नहीं कि वहां कभी लोगों के आने जाने का रास्ता भी रहा होगा। सड़क की जगह वहां सैलाब बहने लगा। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद मकान किसी नदी किनारे बने हों। बाढ़ की वजह से कुछ मकानों की हालत मुरझाए फूलों की तरह हो गई। वहां रहने लायक हालात बचे ही नहीं। कई मंजिल मकान मलबे में तब्दील हो गए। कुछ इमारतों में लोगों के फंसने, मलबे में दबे होने की खबर मिली, जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंचे। मुसीबत की इस घड़ी में पुलिस ने भी उनका साथ दिया। लोगों की जिंदगी बचाने की कवायद तेज हो गई। एक दूसरे इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ मशीनों की मदद से रास्तों को साफ करने का काम जारी दिखा। घरों में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर भी आया गया, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल दिखे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनिवार्य कोरोना वैक्सीन के खिलाफ वहां के स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर उतर आए। अमेरिका में हर दिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके लोग इकट्ठा हो गए, जिनके हाथ में कई तख्तियां दिखी। इन तख्तियों के जरिए वो अमेरिका की सरकार के उस आदेश का विरोध करते दिखे जिसमें वैक्सीन लगाना जरूरी बताया गया। लोगों का कहना था कि वैक्सीन लगाने या ना लगाने का फैसला उनका होना चाहिए, ना कि सरकार का। इसके लिए उन लोगों ने न केवल सड़कों पर विरोध जताया, बल्कि इसे अपने अधिकारों के हनन से जोड़ दिया। राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट न्यूज 18 के हाथ लगी है, जिनके जरिए राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मार्च 2019 से फरवरी 2020 के बीच राज कुंद्रा से व्हाट्सएप पर हुई चैट की सारी जानकारी शर्लिन चोपड़ा ने क्राइम ब्रांच को सौंप दी। इसके अलावा शर्लिन चोपड़ा के बैंक खातों की स्टेटमेंट भी क्राइम ब्रांच ने ली, जिससे राज और शर्लिन चोपड़ा के बीच हुए लेन देन की सारी जानकारी जांच एजेंसी को मिल सके। सूत्रों के मुताबिक 2 मई 2019 को शर्लिन ने राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और 2 जून 2019 को उनके बैंक खाते में राज की कंपनी की तरफ से 20 लाख रुपए डाले गए थे। राज और शर्लिन के बीच व्हाट्सएप चैट में भी दोनों के साथ मिलकर पोर्न वीडियो तय करने की बात सामने आई। इसके अलावा ऐसे वीडियो के खरीदार कौन होंगे, उस पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। हालांकि बाद में दोनों के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए कि राज कुंद्रा के केस में क्राइम ब्रांच ने के लिए गवाह बनने पर शर्लिन चोपड़ा तैयार हो गई, जिससे राज कुंद्रा पर कानूनी शिकंजा कसता दिखने लगा। मुंबई में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के टीके की 2 डोज लगने के बाद मुंबई में लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक बार फिर वहां 2 दिन के लिए सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। इसके पीछे की वजह टीके की कमी बताई गई। बोर्ड लगा दिया गया है कि आज वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। आज और कल का दिन निर्धारित किया गया है। इन हालात में कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे लोग भी लाचार दिखे। निराश होकर लौटना पड़ता है सर, लगभग 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद किए। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में शामिल सेल्फ हेल्प ग्रुप की कई महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने काम से मिसाल कायम करने वाली इन महिलाओं की तारीफ भी की। बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केरल सरकार ने टोक्यो ओलंपिक से लौटे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को 2 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। यही नहीं, उन्हें प्रमोशन देकर शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक बना दिया गया। इसके साथ राज्य के उन सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से नेशनल हाईवे 10 बंद हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल लेकर आए खिलाड़ियों को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में 20 खिलाड़ी मौजूद रहे, जिन्हें मंच पर मौजूद पंजाब के CM अमरिंदर सिंह, राज्यपाल और राज्य के खेल मंत्री ने 21 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के जरिए देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। साथ ही अमरिंदर सिंह ने खिलाड़ियों से ये वादा किया कि वो उन्हें और उनके परिवार को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएंगे। इन्ना ज़्यादा खाने का शौक नहीं, लेकिन पकाने का जरूर शौक है। थोनू एक मैं खाना आप बना के खिलाऊंगा। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दिया गया था। जिसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि उसके कई और नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ।
और प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च निकालने के लिए यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर निकले और नारे लगाते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस उनके सामने आ गई और धक्का मुक्की होने लगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुलिस जो है वो अपना बल प्रयोग कर रही है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां एक रस्सी बांधी थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो जैसे उसे देखा ही नहीं। वो अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे और सीधा पुलिस से जा भिड़े। काफी देर तक दोनों ओर से जोर आजमाइश होती रही। एक बार तो प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस को काफी पीछे तक धकेल दिया, लेकिन दूसरे ही पल पुलिस ने फिर से दम लगाया और उन्हें वापस उसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो आगे बढ़े थे। इन लोगों का इरादा संसद का घेराव करने का था, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के बाद पार्टी के कई नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया। यही नहीं, उसने तो ये दावा भी किया कि पार्टी का ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा सरकार के इशारे पर हुआ। जिस तरीके से लगातार महिलाओं और दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। अगर इस बात को राहुल गांधी जी ट्विटर पर लिखते हैं तो उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया जाता। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि जिन्होंने कानून तोड़ा उन पर कार्रवाई हुई। ट्विटर ने भारतीय कानून के अनुसार राहुल गांधी की उस आपत्तिजनक ट्वीट पे कार्रवाई करी है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली में उस बच्ची के परिवार से मिले थे जिससे हैवानियत की गई थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक फोटो ट्विटर पर शेयर की थी, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था और तब से कांग्रेस आग बबूला है। अमेरिका के मिशिगन में आए तूफान के बाद कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। वहां भारी बारिश के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर भारी भरकम पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। लेकिन उन पेड़ों के साथ कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे में प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना पड़ा। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इससे भी बड़ा तूफान आने की चेतावनी दी है। इटली के सिसिली में जंगल की आग रिहायशी इलाकों की तरफ फैलने लगी, जिससे लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। यूरोप के कई देशों की तरह इटली के जंगल भी पिछले काफी वक्त से सुलग रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। और जंगल की आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। पूरा इलाका धुएं से घिरा नजर आया। काफी बड़े इलाके को चपेट में ले चुकी आग एक हाईवे तक पहुंच गई। कई बस्तियों पर भी खतरा मंडराने लगा। आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दमकल कर्मी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी दिखी, लेकिन लपटें इतनी भीषण थीं कि उनके आगे दमकल कर्मियों का भी बस नहीं चला। आग की चपेट में आने से लोगों की फसलें तक जलकर राख हो गई। मजबूरी में लोग अपनी गाय भैंसों के साथ इलाका खाली करने को मजबूर हो गए। इस आग की वजह से जंगल का काफी बड़ा इलाका तबाह हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने पर निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसे गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा और इसमें संभावित निवेशकों, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी होगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक दिन पहले पहाड़ खिसकने से मची तबाही के बाद लापता हुए लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और जिन लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया, उन्हें ढूंढने के काम में राहत और बचाव दल के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जुट गए, क्योंकि पहाड़ से गिरे मलबे के नीचे दबकर बस और दूसरी गाड़ियां खाई में गिर गईं और वहां तक पहुंचने में उन लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए मोटी मोटी रस्सियों का सहारा लिया। अभी भी जिंदगी की खोज जारी है। राहत एवं बचाव कार्य की दल पूरी जोश और खरोश के साथ लगी हुई है। इस दौरान राहत दल को कई शव भी मिले, जिन्हें उन रस्सियों के सहारे ही वहां से बाहर निकाला गया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब पहाड़ से पत्थरों के टुकड़े अचानक नीचे गिरने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। ओए चले जाओ यहाँ से, नीचे नीचे हो जाओ। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में जब इसे दोबारा शुरू किया गया तो राहत दल को बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबी वो गाड़ियां मिली जिनके परखचे उड़ चुके थे और इसी के साथ वो बस भी मिली जिसमें बैठे लोगों के ऊपर पहाड़ का मलबा गिरा था। यह हादसा कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा बस इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उस बस के परखचे उड़ गए थे। और यही वजह रही कि राहत और बचाव के काम में आईटीबीपी के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीमें और सेना के जवानों को भी लगाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे।
उन्होंने उस जगह के हालात का गहराई से आकलन करने के लिए हवाई जहाज का भी सहारा लिया। इसके बाद वो इस हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने मारे गए लोगों के घर वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। प्रदेश सरकार की ओर से हमने कहा कि 4 लाख रुपए जो मृतक उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा। वहीं हादसे वाली जगह पर सड़क को दोबारा खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया। कई मजदूर रास्ते में गिरी चट्टानों को हटाते दिखाई दिए तो खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबे को हटाया गया। अफगानिस्तान में लगातार एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहे तालिबान अब गजनी शहर तक पहुंच गए हैं। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से ही तालिबान और वहां की सेना के बीच कब्जे की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अफगान फौज तालिबान को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही और अब तो वहां का अहम शहर गजनी भी तालिबान के कब्जे में आ गया है। वहां से सामने आई तस्वीरों में तालिबान लड़ाके वहां के पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घूमते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि पुलिस हेडक्वार्टर समेत कई बड़े सरकारी दफ्तरों पर अब तालिबान का कब्जा है। वहां सड़कों पर भी हथियारबंद तालिबान लड़ाके घूमते नजर आए। जंग शुरू होने के बाद से ही तालिबान अब तक 10 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन गजनी का उनके हाथ में चला जाना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये ऐतिहासिक शहर राजधानी काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर भी कब्जे का दावा किया है। केंद्र सरकार जल्द वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीन लगने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनका डेटा जुटाने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। इसके जरिए पूरे देश में ऐसे लोगों का पता चल पाएगा जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय बताएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो चुका है और उनमें कितने लोग अस्पताल में दाखिल हुए हैं, और यह भी जानकारी भी मिलेगी कि उन लोगों में कितनों की मौत हुई। बताया गया कि देश के कुछ राज्यों में वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना होने की बात सामने आई है, लेकिन उन लोगों में कोरोना के मामूली लक्षण ही देखे गए। स्कूल खोले जाने के फैसले पर महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में स्कूल खोलने के मुद्दे पर घमासान तेज हो गया। असल में कांग्रेस के कोटे से शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने 17 अगस्त से स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके फैसले को रोक दिया और मामले में गठित टास्क फोर्स पर अंतिम फैसला छोड़ दिया। टास्क फोर्स के सुझाव के बाद इस पे अंतिम निर्णय होगा। तब तक बीजेपी को इस मुद्दे पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मंत्री वेगळं घोषणा करतात, सरकार वेगळं घोषणा करते, टास्क फोर्स तिसरं ठरवते, कुठलाही समन्वय नाही यात। बाद में राज्य की शिक्षा मंत्री ने भी टास्क फोर्स के साथ बैठक के बाद अंतिम फैसले की बात कही। टास्क फोर्सची बैठक झाली अधिकाऱ्यांची आणि त्यामध्ये जी चर्चा झाली ती मला आता आवडली। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद 14 स्थान का फायदा हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दोहा से पहुंचे एक आदमी के पास से पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की। दिल्ली के छतरपुर के पास एक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग की टीम इसे पकड़कर अपने साथ ले गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में 8वीं फेल मैकेनिक मुन्ना ने अपने सपने को साकार करने के लिए हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन ट्रायल के दौरान यही हेलीकॉप्टर उसकी मौत की वजह बन गया। करीब 25 साल के इस होनहार युवक की मौत से इलाके में मातम है। मुन्ना के सपनों को टूटने और उसकी मौत से जुड़ी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। रात के अंधेरे में उड़ान के लिए तैयार यही वो हेलीकॉप्टर है जिसे यवतमाल के मुन्ना नाम के मैकेनिक ने तैयार किया था। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना उर्फ रेंचो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सामने अपने इस हुनर का प्रदर्शन करना चाहता था। इसे ध्यान में रखकर बीते मंगलवार को मुन्ना अपने इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल करने मैदान में पहुंचा और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उड़ान की तैयारी की। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ और इसके पंखों ने जैसे ही तेजी पकड़ी, कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पिछला पंख टूटा और ऊपर नाच रहे पंखे से जा टकराया। इसके बाद पंखे का एक हिस्सा केबिन में बैठे मुन्ना के सिर में लगा और गहरी चोट की वजह से मुन्ना बेसुध होकर हेलीकॉप्टर से गिरता नजर आया। मुन्ना के सपने का साक्षी बनने आए उसके दोस्त हादसे के बाद अनहोनी के अंदेशे में उसके पास भागकर पहुंचे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई गंभीर हादसा हो चुका है, इसलिए हेलीकॉप्टर से बाहर गिरे मुन्ना को उसके दोस्त आवाज देकर जगाने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पल में उन्हें समझ में आ गया
कि हेलीकॉप्टर के जिन पंखों के दम पर मुन्ना अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का सपना देखा करता था, वो ही उनके दोस्त के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। इस हादसे में मुन्ना की जान जा चुकी थी। 3 से 4 दिन ग्राउंड ट्रायल लिए उसने। एक फ्लाइंग ट्रायल कल लेने जा रहा था, जिसकी मालूमात उसने किसी दोस्तों वगैरह को नहीं बताई। करीबी 1-2 लोग थे, उनके साथ वो फ्लाइंग टेस्ट ले रहा था, जिसमें उसका टेल रोटर टूटकर मेन रोटर को लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। होनहार लड़के की मौत से इलाके में मातम नजर आया। जिस हेलीकॉप्टर को बनाकर मुन्ना अपनी काबिलियत को साबित करना चाहता था और देश के विकास में एक योगदान देना चाहता था, उसी सपने को हकीकत में बदलने के दौरान उसकी मौत हो गई। मुन्ना ने अपने हेलीकॉप्टर का कई बार जमीनी ट्रायल किया और उसे पूरा भरोसा था कि उसके हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी नहीं रह गई है। आखिरी बार उसने अपने हेलीकॉप्टर का एरियल ट्रायल करने का प्लान बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रह गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और मुन्ना की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मुन्ना तकरीबन 3 साल से जुड़ा हुआ था और 3 साल की करीब 1600 घंटे की मेहनत से उसने बेकार पड़ी चीजों का पुर्जा जोड़कर अपने गैराज में ही हेलीकॉप्टर बनाने की ठान ली। धीरे धीरे उसे अपना सपना साकार होता दिखने लगा। बताया गया कि हेलीकॉप्टर बनाने के लिए खराब चीजों को ठीक करने वाला मुन्ना अलमारी और कूलर जैसी चीजें बनाता था। जैसे ही उसके हेलीकॉप्टर ने एक शक्ल ले ली, उसने इसका नाम अपने नाम पर रख दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और हेलीकॉप्टर तैयार भी हो गया। बहुत मेहनती था, काबिल था, हालांकि 8वीं फेल था, लेकिन फिर भी उसमें एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। उसने 3 साल में 1600 घंटे काम किया उस प्रोजेक्ट पे और उसको सफल बनाया। मुन्ना कम पढ़ा लिखा था, लेकिन हुनरमंद था। मुन्ना सपने देखना और अपने सपनों में रंग भरना जानता था, लेकिन किसी चूक की वजह से सपनों ने ही उसकी जान ले ली। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।